Hello everyone. Today we are going to study about MCQ based on the chapter number 5 laws of motion of class plus 1 physics. Question number 1, Newton's first law of motion describes the A option is inertia, B energy, C work, D moment of inertia. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, as we know that according to Newton's first law of motion, a body will remain at rest or uniform motion unless an external force applied on it. Means a body cannot change its position itself. So inertia is also defined as the tendency of an object to remain at rest or in motion, that is known as the inertia. जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, जिसके कारण कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो पाए. सो जिस कारण जो बॉडी जो है अपनी पोजीशन को बनाए रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इनर्शिया. सो हियर इन दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इनर्शिया. द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द इनर्शिया. Question number 2, inertia is the property of a body linked to tendency of a body. A option, to resist any change in its state. B option, to change the momentum. C option, to change its direction. D option, to change its position. इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो इनर्शिया होता है वो एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, या मींस उसकी जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, जिसके कारण वो रजिस्ट करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट. मींस अपनी पोजीशन को, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी. सो here A is the correct option. Inertia is the property of a body linked to tendency of a body to resist any change in its state. Question number 3, physical independence of force is a consequence of A option is first law of motion, B option third law of motion, C option second law of motion, D option all of these. जो फिजिकल इंडिपेंडेंस होती है किसी फोर्स की, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो होती है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की होती है. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ए फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 4, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ. A option is cannot be an inertial frame because earth is revolving around the sun. B option is an inertial frame by definition. C option is an inertial frame because Newton's laws are applicable. D option is an inertial frame because the earth is rotating about its own एक्सिस. क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. सो हम जानते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो आइदर एट रेस्ट होता है और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी,
जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है किसके, सन के चारों ओर, और स्पिन करती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। सो इट इज़ अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हैंस एज सच अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ cannot be inertial frame because earth is revolving around the sun. Question number 5. The direction of impulse is A option same as that of the net force, B option opposite to that of the net force, C option same as that of the final velocity, D option same as that of the initial velocity. As we know that a large force that acts on a body for a very short time is called impulsive force. Impulsive force क्या होती है? लार्ज फोर्स, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब कम समय के लिए लार्ज फोर्स एक्ट करती है तो वो किस तरह की होती है? इम्पल्सिव फोर्स होती है। और जो इम्पल्स होती है वो प्रोडक्ट होती है किसकी? फोर्स एंड टाइम की। मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और जो डायरेक्शन होगी इम्पल्स की वो सेम होगी एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो इन दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ द नेट फोर्स। Question number 6. When a body is stationary, A option, the combination of forces acting on it balances each other. B option, the body is in vacuum. C option, the force acting on it is not in contact with it. D option, there is no force acting on it. जब कोई बॉडी जो है स्टेशनरी मतलब इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में होती है, तो इन दैट केस जो भी हमारे पास फोर्सेस एक्ट करेंगी उस बॉडी के ऊपर, दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बैलेंसेस ईच अदर। तो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर। Question number 7. When an elevator cabin falls down, the cabin and all the bodies fixed in a cabin are accelerated with respect to A option, man standing on earth, B, ceiling of elevator, C, floor of elevator, D, man standing in the cabin. जब कोई एलिवेटर जो है उसका कैबिन जो है फॉल डाउन करता है तो जो कैबिन और ऑल द बॉडीज़, जितने भी बॉडीज़ मतलब जितने भी आपके पास मैन हैं वो जो कैबिन में है, दे आर एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। अगर कोई आदमी जो है अर्थ के ऊपर खड़ा है तो विद रिस्पेक्ट दैट मैन ऑल द बॉडी विद इन द कैबिन of an elevator accelerator. So here A is the correct option. When an elevator cabin fall down, the cabin and all the bodies fixed in the cabins are accelerated with respect to the man standing on the earth. Question number 8. A monkey is climbing up a rope. Then the tension in the rope. A option, must be equal to the force applied by the monkey on the rope. B, must be less than the force applied by the monkey on the rope. C option, must be greater than the force applied by the monkey on the rope. D option, may be equal to, less than or greater the force applied by the monkey on the rope. जब कोई monkey जो climbing अप अ रोप
then the tension in the rope must be equal to the force applied by the monkey on the rope. जितनी मोंकी जो है फोर्स अप्लाई करेगा रोप के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएगी, टेंशंस इन द रोप. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अ मोंकी इज क्लाइंबिंग up a rope, then the tension in the rope must be equal to the force applied by the monkey on the rope. Question number 9. If two masses capital M and small m are connected on a horizontal plane and a force is applied on the combination, then the tension T depends on A option, whatever force is applied on M or small m, B, the force applied on the system, C option, cannot be predicted, D, none of these. क्वेश्चन में गिवन है दो मासेस है, एक कैपिटल एम है और दूसरा स्मॉल एम, और दोनों को कनेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और एक फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है इन दोनों के कम्बिनेशन के ऊपर. देन जो टेंशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन कैपिटल एम और स्मॉल एम. मतलब जो टेंशन होगी उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कैपिटल एम के ऊपर लगा रहे हैं कि स्मॉल एम के ऊपर लगा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ए ऑप्शन द ग्रेविटेशनल मास, बी the electromagnetic mass, C the internal mass, and D the inertial mass. जो मास होगा बॉडी का वो किसके इक्वल होगा, रेशियो होगी किसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ओवर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी. अगर हमारे पास जो मास होगा वो किसके और होगा, force upon acceleration, then that is known as the inertial mass of the body. So here D is the correct option. The mass of a body which is equal to the ratio of the force acting on a body to the acceleration produced in the body is the inertial mass.